नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम नारी दिवस पर, महिला दिवस पर विशेष बिंदास बोल लेकर आए। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में जो महिला सशक्तिकरण की बातें होती है ये हवा हवाई है, कितनी जमीन पर उतरी है, क्या सच्चाई है और क्या इसमें होना चाहिए। हमेशा की तरह स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय के साथ, आपके इनपुट के साथ, आपके प्रतिक्रियाओं के साथ, क्योंकि आप बेटर बता पाएंगे। देश के शहरों, गांव और विभिन्न कस्बों से भी फोन करके आप बता पाएंगे कि आपके यहां पर सचमुच में महिला राजनीति की क्या स्थिति है। पहले मुद्दे को देखते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हर ओर होती है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट हो, सेना हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र। सभी जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। महिलाएं भी आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन जब बात आती है कि कितनी महिलाएं राजनीति और समाज में अपना खुद मुकाम बनाती हैं, तो ये बेहद कम होता है। महिलाएं खुद अपना मुकाम हासिल करना चाहती हैं, मगर महिलाओं को हमेशा पर्दे के पीछे से ही काम करने को मजबूर किया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारे समाज में महिलाओं का हाल। राजनीति में महिलाओं के नाम पर आज भी पुरुष ही राज करते हैं। आज भी महिला गांव की प्रधान, महापौर, जिलाध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री होती तो हैं, मगर फिर भी उसे पर्दे के पीछे ही रहना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में पितृसत्ता मायने रखती है। आपने देखा होगा, किसी गांव की कोई महिला प्रधान सिर्फ हस्ताक्षर करने तक ही सीमित होती है। महिला प्रधान के नाम पर महिला का पति ही सारे कामों और लोगों से मिलने का जरिया रहता है। कहीं तो पति प्रधान महिला के नाम पर गुंडागर्दी तक पर उतर आता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां प्रधान पति या विधायक पति अपनी पत्नी के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए देखे जाते हैं। हो सकता है वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हों, मगर जनप्रतिनिधि पत्नी कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती दिखाई देती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं सिर्फ पति के पर्दे के पीछे रहती हों। अभी भी देश की राजनीति में कई ऐसी महिलाएं हैं जो पति के पर्दे को छोड़कर अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे मामले बेहद कम हैं जहां महिलाओं ने पर्दे को त्यागा हो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जब देश में महिला वोटरों की संख्या आधी है, तो राजनीति में भी वो आधी नहीं तो कम से कम उससे थोड़ी कम ही हो। हाँ, ये बात जरूर है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को राजनीति में 50% आरक्षण मिला है। इससे राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में पर्दे से बाहर निकली महिलाएं हैं। अब देखना ये है कि क्या महिलाएं खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, या फिर महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई दीवार रोकती है। लोगों का मानना है कि कुछ महिलाएं खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उन्हें पर्दे के पीछे रहना ही अच्छा लगता है। वहीं कुछ महिलाओं को समाज की बेड़ियां आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे में अब समय आ गया है जब महिलाओं को दोनों तरह की बेड़ियों से बाहर निकलना होगा, अपने अधिकार को मांगना होगा, अधिकार के लिए लड़ना भी होगा। वैसे यही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इतना पॉपुलैरिटी, या इंदिरा मतलब इंडिया, यहाँ तक जिसने अपने ग्लैमर को, जिसने अपने पहुंच को, जिसने अपने पॉपुलैरिटी को पहुंचाया, ऐसी प्रधानमंत्री महिला के तौर पर हुई। लेकिन क्या यह अपवाद है, और क्या जो दावे किए जाते हैं कि रिजर्वेशन के बाद स्थिति बदली है, उसमें कितनी सच्चाई है। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि आपके चैनलों पर, ऑल ओवर जितने भी चैनल हैं, उनमें आप लोग किसी भी यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई भी चैनल को नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपको पता ही नहीं कि आप कहां बात कर रहे हैं। औरों के साथ सुदर्शन की कभी तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि ये संपूर्ण स्वदेशी, 100% स्वदेशी, एकमात्र हिंदुस्तान का चैनल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद। क्या कहना है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। हाँ। गांव में अनपढ़ महिलाओं को जो 50% आरक्षण देते हैं ना ये, तो उसमें अनपढ़ महिलाएं होती हैं और वो साइन करती हैं, सिर्फ मुश्किल से सारे कामों को वो करते हैं। तो क्यों ना संविधान में पास कर दिया जाए
बल्कि ये पढ़ी लिखी हुई ग्रेजुएशन हो, कम से कम 12 तो हो, 12 ना हो 10 पास हो। जो अनपढ़ महिलाओं को ये वो देते हैं, वो तो आदमी करते हैं उसमें सारा कारवाई। कुछ भी करो, महिलाएं जिम्मेवार नहीं होती हैं, उसकी साइन करती है सिर्फ वो। उनको काम करने की रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं होगा तो समाज का उद्धार कैसे होगा। आरक्षण वहीं दिया जाए जब पुरुष और बराबर को, जो शिक्षित हो। शिक्षित नहीं तो उनको क्यों ऐसी काम करने देते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तरीके से ये राबड़ी देवी स्टाइल में जो राजनेता बनाई जाती हैं, उनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियो दिखाते हैं, देखिए। आप इस गांव के प्रधान हैं? कौन सा गांव है ये? खोकसा। अच्छा, ये बताइए कि जो लोगों के काम होते हैं, गांव के लोग जो काम लेके आते हैं, वो आप करते कि आपके पति करते हैं? वैसे तो मिलजुल कर हम दोनों करते हैं। अच्छा, वो आपकी सलाह लेते हैं कोई काम करते हैं तो? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो साइन करवाते हैं कागजों पर और आप यहाँ बस चुल्ला ही देखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है। अच्छा, आप लोगों के बीच में जाते हो लोगों की समस्याएं सुनने? हाँ, जाते हैं, वैसे चले जाते हैं हम। अच्छा, चले जाते हो, जो मतलब लोगों की दिक्कतें होती है उसमें चले जाते हैं। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं आपके उसमें कार्य? जे नाड़ी बन गई गांव की। अच्छा, नाली बन गई। हाँ, गड़ुंचे लग गए। अच्छा, ये तो काम शौचालय के काम। कितना पैसा आया है ऊपर से और कितना लग चुका है सरकार की तरफ से? इसके बारे में नहीं पता? इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, वो उनके आपके पति को पता है। ठीक है। इस बहन जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मित्रों, कितने पैसे आए यही पता नहीं है तो कैसे होगा? क्या इनके नाम से भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा? क्या कहाँ साइन की जा रही यही अगर पता नहीं है तो कुछ भी तो हो सकता है। और आजकल तो सब जगह पर पत्नी भले ही प्रधान हो, लेकिन प्रधान तो पति को ही कहा जाता है। तो फिर प्रधानी मिली किसको और सशक्तिकरण हुआ कितना? कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? नमस्कार चौहान के साहब। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने महिलाओं के विषय पर ही कार्यक्रम लिया। मुझे ये कहना है कि सर, आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहांगीराबाद में एक छोटा सा शहर है, वहाँ भी आज भी महिलाएं, दलित महिलाएं उस सर पे टोकरा उठा के लेके जाती हैं। उन्हें सशक्त बनाना जरूरी नहीं? क्या सरकार की अनदेखी नहीं है? आज मैं उन दलित महिलाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारी वाल्मीकि बहनें आज भी ये काम कर रही है सर, जो बंद होना चाहिए। क्या आपके माध्यम से बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तो महिला क्या पुरुष, किसी के लिए भी घिनौना काम करना तो अच्छा है ही नहीं। क्या हम इस सदी में इतने विकसित होने के बाद भी ऐसे काम लोगों से करवाएंगे? कदापि नहीं। क्या है स्थिति भारतीय राजनीति में महिलाओं की? देखिए। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से देश भर में पंचायत स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। पहले पंचायत स्तर पर लगभग 4% महिलाएं भाग लेती थी, जो अब 50% के लगभग पहुंच चुकी हैं। आज भारत के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री हैं। पहले सुचेता कृपलानी और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 1972 से 1976 के मध्य नंदिनी सतपथी उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी। 1970 के ही दशक में शशिकला काकोदर गोवा की मुख्यमंत्री थी। 1980 के दशक में एक मुस्लिम महिला सईदा अनवर तैमूर असम के मुख्यमंत्री रही, तो तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन और जयललिता ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। 1990 के दशक में पंजाब और राजेंद्र कौर भट्टल मुख्यमंत्री रही। बिहार में राबड़ी देवी, दिल्ली में सुषमा स्वराज तथा शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। 2003 में उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला। कोई भी महिला एक सामान्य पुरुष की तरह राजनीति में भाग ले सकती है और सारे देश का नेतृत्व कर सकती है। भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के 5 मुख्य राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका पूरा नेतृत्व और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में है, जैसे कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, तमिलनाडु के AIADM की मुखिया शशिकला, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तथा जम्मू कश्मीर की PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री रही तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति। भारतीय संसद में वर्तमान लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन के अतिरिक्त मीरा कुमार भी इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं।
भारतीय राज्यों में 1947 से आज तक लगभग 23 महिलाएं राज्यपाल पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की तो प्रथम महिला राज्यपाल भारत कोकिला और सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू बनी थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू, महाराष्ट्र में विजय लक्ष्मी पंडित, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में शारदा मुखर्जी, आंध्र प्रदेश में श्रीमती कुमुदबेन जोशी, केरल में ज्योति वेंकटचलम, रामदुलारी सिन्हा तथा शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश में सरला ग्रेवाल, पौंडीचेरी में चंद्रवती तथा राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, तमिलनाडु में फातिमा बीबी, हिमाचल प्रदेश में शीला कौर, कर्नाटक में वीएस रमा देवी, राजस्थान में प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव तथा उत्तराखंड में मार्गरेट अल्वा, गुजरात में कमला बेनीवाल, मिजोरम में कमला बेनीवाल, गोवा में मृदुला सिन्हा तथा झारखंड में द्रौपदी आदि ने राज्यपाल पद को सुशोभित किया है। आज देश के उच्च न्यायालयों में अनेक महिला न्यायाधीश पदों को सुशोभित कर रही हैं। जिला अदालत स्तर तक भी अनेक महिलाएं न्यायाधीश के रूप न्याय प्रक्रिया के मूल को सुदृढ़ कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। एयरफोर्स जैसे जोखिम भरे संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी अब पूरी बराबरी के साथ सुनिश्चित हो चुकी है। भारत के व्यापार और उद्योगों में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया में आज महिलाएं पुरुषों के बराबर सक्षम हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं लगातार अग्रसर हो रही हैं। प्रतिवर्ष मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में और यहाँ तक कि आईएएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महिलाएं कई बार पुरुषों से भी आगे निकलती दिखाई देती हैं। भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया की ही नहीं अपितु समग्र समाज में महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी को देखकर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के किसी मार्ग पर भी महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित नहीं है। महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में हाल ही में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में न्याय प्रक्रिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिलाओं को बराबरी का मूल अधिकार प्रदान किया है। लेकिन अभी भी लगता है कि कहीं न कहीं महिलाएं देश की राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई हैं जो उन्हें करना चाहिए था। विधानसभाओं तथा संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून तैयार किया गया है उसे राज्यसभा तो पारित कर चुकी है और आशा है कि लोकसभा भी एक चिर प्रतिष्ठित योजना के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। और ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उस तरीके की पोस्ट जहां पर तो अच्छा काम कुछ जगह पर हुआ ही है, बल्कि ज्यादातर जगह हुआ है। लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या है, इस पर बात जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है? क्या कहना है ये क्या महिला दिवस पे जो आप लोग अब चर्चा कर रहे हैं, मैं 2.5-3 साल में जुड़ा हूँ आप लोगों से। तो ये जो है महिलाओं का बहुत सम्मान है और देश में महिलाओं के प्रति बहुत आदर है अपना। बिल्कुल, हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो नारी सर्वत्र पूज्यते, ऐसा हम कहते हैं, उसको अर्धांगिनी कहते। आज इस बार हमने विषय रखा है राजनीति में महिला का सशक्तिकरण। ये क्या सच्चाई और क्या दिखावा, कितना सच है जमीन पर इसका उतरना, ये हमको देखना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। एक और सरपंच की बाइट से शुरुआत करते हैं। आप इस गांव के प्रधान हैं? हाँ जी। क्या नाम है इस गांव का? मछरुल्ली। मछरुल्ली। ये बताइए कि जो लोगों में आप लोगों के बीच में जाते हैं यहाँ? हाँ जी। लोगों की समस्या सुनने? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि आपके पति काम करते हो या आप ही काम करते हो, आपके पति काम नहीं करते? अच्छा, क्या कर रहे? वैसे कर रहे हैं मैं भी। अच्छा। हाँ जी। वो भी कर लेते? काम है, मैं भी कर ले। बाहर का काम है, मैं भी कर ले। जो बाहर का वो मैं खुद भी कर ली, मैं भी कर ले। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप हस्ताक्षर करती हो? नहीं, कुछ नहीं, देखते? नहीं, खुद काम कर रही मैं अपना। अच्छा, आप अपना भी काम कर रही हूँ। खुद काम कर रही हो। हाँ जी। तो गांव में क्या क्या काम हुए हैं, कुछ पता है? बजी गांव में रिबोर हुई है, नल 7 तो शौचालय बनने लग रहे हैं अभी। लास्ट कोई काम
या दो जन सा भी हुआ हो जल्दी? बस अभी तो शौचालय है। शौचालय बन रहे, कितना पैसा आया है सरकार की तरफ से, कितना लग चुका है अब तक शौचालय में, कोई जानकारी है? अभी शौचालय की तो 100 शौचालय 100 शौचालय नहीं, कितना पैसा मतलब लगभग आया है ऊपर से और कितना लग चुका है? ऊपर से पैसा कितना आया उसके बारे में जानकारी नहीं? 9। अच्छा, उसको मतलब जानकारी नहीं है उसकी। ठीक है, कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर, हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका चैनल देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड के लिए क्या करा आपने? ये हरीश रावत जी हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो लेडीज जो हैं हमारे, एक उनका 61 साल एज हो गई, उनकी पेंशन तक नहीं लगी हुई अभी तक। चलिए, आज का मुद्दा उस समस्या के ऊपर नहीं है मित्रों। जिस दिन जो मुद्दा हो उसी पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज मुद्दा है राजनीति में महिला सशक्तिकरण का दावा, कितना सच, कितना झूठ और कितना वास्तव जमीन पर उतरा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। हम बस आपकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और आपने भेजे हुए वीडियो को हम आप तक दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते एक और पैकेज जिससे कि आपको और स्पष्टता हो। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना माना गया है। ये न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, बल्कि राजनीति के प्रवेश द्वार की बाधाओं की तरह काम करता है। लेकिन राजनीतिक दलों के भेदभावपूर्ण रवैये के बावजूद मतदान के रूप में महिलाओं की भागीदारी 90 के दशक के अंत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि चुनावों के विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आजादी के 6.5 दशक बाद भी इसमें गैर बराबरी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में 1952 में मौजूदगी 22 सीट थी, जो 2014 में 61 तक आ गई हैं। ये वृद्धि 36% की है। लेकिन लैंगिक भेदभाव अब भी भारी मात्रा में मौजूद है और लोकसभा में 10 में से 9 सांसद पुरुष हैं। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4 थी, जो 2014 में करीब 11 है। लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत 20% से कम है। चुनाव में महिलाओं को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की है, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी इसी तरह राह पर चल रही हैं। और इसकी वजह बताई जाती है उनमें जीतने की क्षमता कम होना, जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि 2014 के आम चुनाव में महिलाओं की सफलता 9% रही है, जो पुरुषों के 6% के मुकाबले 3% ज्यादा है। यह आंकड़ा राजनीतिक दलों के जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर ज्यादा टिकट देने के तर्क को खारिज कर देता है और साथ ही महिला उम्मीदवार न मिलने की बात को निराधार ठहराता है। लोकसभा और फैसले लेने वाली जगहों जैसे कि मंत्रिमंडल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व सीधे सीधे राजनीतिक ढांचे से उनको सुनियोजित ढंग से बाहर रखने और मूलभूत लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करता है। हालांकि महिलाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इस राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओं की उपस्थिति कम ही है। जो महिलाएं पार्टी के अंदरूनी ढांचे में उपस्थित दर्ज कराने में कामयाब रही, उन्हें भी नेतृत्व के दूसरे दर्जे पर धकेल दिया गया है और वो शीशे की छत को तोड़ पाने में नाकामयाब रही है। वह राजनीतिक दलों में नीति और रणनीति के स्तर पर वह मुश्किल ही कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अक्सर उन्हें महिला मुद्दों पर निगाह रखने का काम दे दिया जाता है, जिससे कि चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। 90 के दशक में भारत में महिलाओं की चुनावों में भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल हुए आम चुनावों में आज तक की सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं की भागीदारी देखी गई। चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी 1962 के 46.6% से लगातार बढ़ी है और 2014 में ये 65.6% हो गई है। हालांकि 2004 के आम चुनाव में 1999 के मुकाबले थोड़ी गिरावट देखी गई थी। 1962 के चुनाव में पुरुष और महिलाओं मतदाताओं के बीच का अंतर 16.7% से घटकर 2014 में 1.5% हो गया है। 1990 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण से देश की महिलाओं में पुरुषों की तरह ही सत्ता हासिल करने की भावना विकसित हुई। इसने एक प्रेरणादायक का काम किया है, जो शक्ति प्रदान की। उससे महिला मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी भी बढ़ी। पार्टियों को महिला मतदाताओं की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती है और उनके घोषणा पत्रों में किए गए वादे शायद ही कभी पूरे होते हैं। महिला के मुद्दों के प्रति राजनीतिक दलों की गंभीरता महिला आरक्षण बिल को पास करने में असफलता से ही साफ हो जाती है।
पिछले कुछ चुनावों के प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि उनमें लैंगिक मुद्दे प्रमुखता रखते हैं। लेकिन घोषणा पत्रों में जो वादे किए जाते हैं वो घिसे पीटे होते हैं और चुनावी गहमागहमी के बाद आसानी से भुला दिए जाते हैं। भारत में महिला आंदोलन का इस वक्त संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के सवालों पर सकारात्मक कार्रवाई को लेकर बटा हुआ है। यह मूलतः दो बातों पर केंद्रित है। पहला, कुल मिलाकर महिला आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर और उसमें पिछड़ी जाति के महिलाओं को लेकर, और दूसरा अभिजात्यवाद के मुद्दे पर। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर हमारे इधर लाइट नहीं है, मतलब 30 साल से रह रहे हैं, हमको क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमको नागरिक सुविधा का अधिकार नहीं है? कहाँ से बोल रहे हैं? बम्बई से बोल रहा हूँ जी, विले पार्ले एयरपोर्ट के बाजू में से। बम्बई जैसी सिटी में मतलब के एक बस्ती ऐसी है वाल्मीकि नगर, जिसमें लाइट नहीं है। आज मतलब कि हमारे बच्चे लोग का परेशानी इतना चल रहा है कि बच्चे लोग मतलब पढ़ नहीं पा रहे। परीक्षा का टाइम है, एग्जाम का टाइम है। तो क्यों नहीं है लाइट? हमने प्राग अलवाणी जी मतलब के इधर के MLA उसको भी लेटर दिया, मतलब कि नहीं दे रहे लाइट। ये JVK वाली कंपनी को मतलब के कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना गवर्नमेंट ने। अभी तो वो फिर आप ये मतलब कॉल कैसे कर रहे हैं? किस टीवी पे देख के कॉल कर रहे हैं? हेलो, आप ये कॉल कैसे कर रहे हैं? टीवी पे देख के कर रहे हैं या कैसे? टीवी को देख के कर रहा हूँ जी। तो फिर टीवी कैसे चल रही है? लाइट नहीं तो? हाँ जी, लाइट नहीं तो टीवी कैसे चल रही है? ये मतलब कि मेरा दूसरी जगह पे रूम है, अभी दूसरी जगह ये। चलिए, हम नागरिक सुविधाओं के लिए एक मेरी आवाज सुनो नाम से कार्यक्रम ला रहे हैं। उसमें आप ऐसी समस्याओं को रखिए। बिंदास बोल एक मुद्दे के आधार पर आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम, इसमें उसी मुद्दे को उठाइए जिस पर चर्चा हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि आपने मुद्दा तो बहुत बढ़िया उठाया है सर। हाँ। लेकिन क्या करें, आपको तो मैं मतलब 4-5 साल से हम देख रहे हैं, आप बहुत प्रयास किए हैं इस संबंध में। आपने कई बार डिबेट किया है महिलाओं के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाकिर नाइक। लेकिन अब घर में ही अब आज मैंने अभी व्हाट्सएप वो देखा आपका समाचार सुदर्शन न्यूज पर कि महिलाओं को विदेश से केवल तलाक बोले। बताइए महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि हम आज बाकी मुद्दों को नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल तो बहुत चर्चा के मुद्दे हैं। आज इस बार हम, क्योंकि हर साल एक मुद्दा आता है और हर साल नए सिरे से इस पर डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए हम चुनाव जो 5 राज्यों में चल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में, राजनीति में महिलाओं की स्थिति का वास्तव क्या है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद। बोलिए। हाँ तो कहेंगे जब बोलूंगा ना। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ सर जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में ये टीवी दिखाई जाती है और बहुत ही अच्छा काम है आपका। देश के लिए आप सब काम कर रहे हैं। हेलो, बोलते रहिए। हाँ सर जी, जैसे जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हाँ। उनको पूरे भारत में ये जो गलत प्रचार हो रहा है, बाहर वाला नाच रही है, मजिस्ट्रेट इसका समर्थन करने, पढ़े लोग खुद देखते हैं। और जबकि महारानी पद्मिनी ने पूरे भारतवर्ष की मिसाल है, कहीं पूरे विश्व में ऐसी नहीं मिलेगी जो परे पुरुष को अपना चेहरा तक नहीं दिखाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मजिस्ट्रेट खुद इनका समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत ही गलत है ना। ये तो अपनी बहन है, इनको अपन स्टेट पे नचाते हैं, ये नेता हुआ भी नचवाते हैं। ये तो गलती है ना। मैं जोधपुर से दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, ये वास्तव है और देश का सुप्रीम कोर्ट भी ये बताइए। मैं तो कई बार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये सवाल पूछ चुका हूँ, खास करके मुंबई बार बाला के मुद्दे पर। क्या महिलाओं को नाचने के लिए बार बाला के रूप में अधिकार देना ये महिला सशक्तिकरण है या महिलाओं का शोषण का अड्डा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी।
आखिर क्या कारण है? क्योंकि हम स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय की दिशा में ही हमेशा बिंदास में चर्चा करते हैं और इसलिए कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर। भारत में समाज का पुरुष प्रधान होना, ऐसा माना जाता है कि भारतीय समाज में महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता है, क्योंकि महिलाएं बच्चों की परवरिश से लेकर घर का बजट बनाने और पूरे घर को चलाती हैं। इससे पूरा परिवार एक साथ जुड़ा रहता है, लेकिन कुछ लोग इसे पुरुष प्रधान समाज का नाम देते हैं। महिलाओं को चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार नहीं मानना। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जारी हैं, लेकिन जब बात आती है महिला उम्मीदवारों की तो सभी पार्टियों ने 98 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये कुल 9% है, जबकि महिला मतदाता 47% हैं। के नेतृत्व से पुरुष प्रधान समाज में डर। कुछ समुदायों और धर्मों में तो महिलाओं को कम दिमाग वाली तक बोला जाता है। ये लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर तो लगता है जैसे ये लोग महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। महिलाओं के पास पारिवारिक जिम्मेदारी। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में महिलाएं सबसे पहले पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं, इसके बाद वो किसी दूसरे काम में हाथ आजमाती हैं। इससे महिलाएं राजनीति में कम भागीदारी करती हैं। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने परिवार के साथ ही राजनीति में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। महिलाओं के लिए राजनीति को सुरक्षित नहीं माना जाता। कुछ परिवारों और समाज में महिलाओं के लिए राजनीति में आना सही नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि महिलाओं का राजनीति में हर तरह से प्रयोग हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग महिलाओं को पर्दे के पीछे रखना पसंद करते हैं। कुछ और सरपंचों की, प्रधानों की बाइट दिखाते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत अपनी? रोजाना। क्या आपके पति लोगों से संबंधित किसी काम को कराने से पहले आपकी सलाह लेते हैं? लेते हैं। आप जिस कागज पर हस्ताक्षर करते हैं उस पर आप पढ़ करके करते हैं कि बिना पढ़ाई कर देते हैं? पढ़ के करते हैं। जो और आप लोगों की समस्या को जानने के लिए गांव में जाते हैं? जाते हैं। कभी किसी काम को करने के लिए मतलब आप आपकी स्वेच्छा से जाते हैं या बोलते हैं? जाते हैं हम मेरी इच्छा से। आपकी इच्छा से जाते हैं, ठीक है। मैम आपका? मेरा नाम चांदनी रितेश जैन है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ जी, रतलाम जिले से, और हमारा जो वार्ड लगता है वो वार्ड नंबर 11 है। मैम आपने कितने विकास कार्य अभी तक करवाए और कितना समय आपको हो गया? मुझे करीब 2 साल पूर्ण होने आए हैं, और अभी जो हाल ही में ठिकरिया बैराज का जो अभी भूमि पूजन हुआ है और उसका अभी 5-7 दिन में काम शुरू होने वाला है। तो क्या आप आम लोगों के बीच में जाते हैं? लोगों की बिल्कुल जाती हूँ, सभी कार्यक्रम भी अटेंड करती हूँ, और जिले में भी जितनी भी मीटिंगें होती है उसमें भी जाती हूँ। कुछ लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और अच्छी सहभागिता के साथ काम भी कर रहे हैं। वास्तव जमीन पर आपके एरिया में क्या है, कॉल करके आप भी बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम को देखकर, बिंदास बोल, जिसमें कि बोलते रहिए। जय हिंद सर, जिसमें कि बहुत सी अच्छाई दिखती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हमारा इंडिया 21वीं सदी में जा रहा है, और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन आज अगर जो हमें वास्तविकता दिखता है तो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए महिलाओं को एक तरीके से यूज किया जाता है, और उसके बाद आरक्षण दिया जाता है। जब महिलाएं पद पे होती है, कोई भी राजनीतिक पद पे, चाहे वो प्रधान हो और कोई भी पद हो, लेकिन उसके बावजूद उनसे मतलब घर में उनमें ऐसी दबिश होती है कि वो खुल के बाहर नहीं आ पाती है। उसके बाद जो भी उनसे ऊपर का जो भी पॉलिटिकल एक पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, तो एज हम छोटी सी इकाई ले लें, प्रधानी ले लें, तो वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। जो भी मीटिंग होती है या जो भी उनका कार्य क्षेत्र होता है, और कई जगह तो मीटिंगों में भी नहीं आती है। बस सरपंच का या प्रधान का पति, जिसको सरपंच पति या प्रधान पति कहा जाता है, वही जाता है। कई जगह पर कई कलेक्टर मित्रों ने कहा, जिनको डीएम भी कहते हैं उत्तर भारत में, कि अगर प्रत्यक्ष वो नहीं है तो हम आपको मीटिंग में नहीं बैठने देंगे। ऐसी सख्ती के करने के बाद तो कुछ उन लोगों की सहभागिता बढ़ी है, वो बढ़नी भी चाहिए, और अधिकारियों ने यही करना चाहिए कि जो सरपंच या प्रधान है उनको बुलाइए, या जिस भी राजनीतिक पोस्ट पर बैठी है उनको बुलाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैठकों में जाएगी, जितना ज़्यादा काम करेगी, उतना ही तो समझेगी। अगर पर्दे में रखेंगे तो फिर राजनीतिक विकास के ये नारे खोखले साबित होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
घर में बोलिए। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है और ये आरक्षित वर्ग से चुनी हुई महिलाएं, इनके पति उल्टे सीधे काम करते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता, इनके नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है जनता को। चलिए, धन्यवाद। यूपी चुनाव जो कि इस वक्त चल रहे हैं, इस यूपी चुनाव में क्या स्थिति है देखिए। उत्तर प्रदेश में इस समय 14.12 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 4.68 करोड़ पुरुष और 6.44 करोड़ महिला हैं। मतलब लगभग 45% महिलाएं वोटर हैं, लेकिन टिकट देने में सब पार्टियां मिलाकर 10% महिला उम्मीदवार नहीं देती हैं। चारों दल यानी भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों की गिनती भी कर ली जाए तो भी ये अब कुल 98 होती है। मतलब 403 के कुल सदस्यों में ये अभी भी 25% से कम है। फिर भी उत्तर प्रदेश में एक आशा की किरण ये भी है कि पिछले चुनाव में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला सदस्य जीती थी। इस समय 36 महिला विधायक हैं। 4 विधायकों ने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये गिनती भी 10% का आंकड़ा नहीं छूती है। अब जब प्रदेश में 17वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का कोई पैमाना नहीं है। अभी तक भाजपा ने 370 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें 43% को टिकट दिया है। पार्टी ने बाकी बची 13 सीटों पर 3 टिकट और महिलाओं को देने का ऐलान किया है। भाजपा ने 20 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। कुल मिलाकर भाजपा 46 महिलाओं को मैदान में उतार रही है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे आगरा की बाह सीट से सपा छोड़कर आई रानी बख्शालिका सिंह, लखनऊ कैंट से कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा, अमेठी से राजा संजय सिंह की पहली पत्नी रानी गरिमा सिंह और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह। स्वाति सिंह की एंट्री पार्टी में अभी तक हुई है जब उनके पति दयाशंकर सिंह ने बसपा अध्यक्ष मायावती के प्रति आपत्तिजनक शब्द का कथित रूप से प्रयोग किया और बसपा ने इसको मुद्दा बना दिया। सपा में इस समय सबसे ज्यादा 23 महिला विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 29 महिला को टिकट दिया है। इस बार सपा 299 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। पार्टी के इन उम्मीदवारों में पहला नाम मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव का है। इसके अलावा सपा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से और IAS अधिकारी पंधारी यादव की रिश्तेदार किरण यादव को पटियाली से खड़ा किया है। महिलाओं को टिकट देने के मामले में बसपा का हाल सबसे बुरा है, जबकि वहां पार्टी की कमान खुद एक महिला के हाथ में है। अब तक घोषित करीब 400 उम्मीदवारों में बसपा ने 21 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें मुख्य पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम है। बाकी पार्टी की ज्यादातर महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लड़ रही हैं। कांग्रेस वैसे तो अभी तक 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, मगर मात्र 5 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्र मोना को प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट और चित्रकूट की मानिकपुर सीट से गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल को उतारा गया है। कुछ और वीडियो देखते हैं। ममता चौहान राकेश। कौन सी ग्राम पंचायत है अपनी? मैं डोडर से। डोडर से। क्या आपके जो पति हैं किसी भी काम को करने से पहले आपको पूछते हैं? जी हाँ, पूछते हैं। मतलब यदि कोई भी काम होता है, कोई लेटर होता है जिस पर आप हस्ताक्षर करते हैं, उसको पूर्ण रूप से पढ़ कर ही करते हैं? जी हाँ। कौन कौन से कार्य आपने किए और कितने लोगों को लाभान्वित किया है? मैंने अभी तक CC रोड बनवाए हैं, नालियों के काम चालू कर रहे हैं, सामुदायिक भवन बनाया है, आंगनबाड़ी भवन बनाए हैं। और मतलब जो आपके आम लोगों के बीच में आप जाते हैं समस्या सुनने के लिए? जी जाते हैं। ठीक है। आपका? राधेश्याम पाटीदार। कौन सी ग्राम पंचायत अपनी? ग्राम पंचायत कनालिया, सांसद आदर्श गाँव है। क्या आपने अपनी पत्नी को जो प्रतिनिधित्व है सरपंच महोदय है उनको पूरी छूट दे रखी है? पूरी छूट, सारे काम वही देखती है जी। और जैसे कि ये कभी जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गाँव में? पूरे वार्डों में लगभग 5-4 दिन में। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मेरा नाम महताब आलम हुआ, मधुबनी बिहार से हम बोल रहे हैं। हाँ। आप जो अभी दिखाए है जो अंगूठा छाप महिला, दस्तखत करने वाला महिला, क्या उसका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का? बिल्कुल है। क्यों आप उसका अधिकार छीनने की प्रयास कर रहे हैं? अरे भाई, हम अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे, पूरी बात तो सुनो। हम तो कह रहे हैं कि आप उनको चुनाव लड़ा रहे, पद बैठा रहे, उनको काम करने दो। उनको काम कहाँ करने दे रहे? उनके पति ही काम कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पति से भी ज्यादा तेज जो है सो उसकी पत्नी होती है।
हाँ, ये आपका अनुभव अच्छा है, लेकिन सब जगह पर ऐसा हो तो यही उम्मीद के साथ तो हम इस कार्यक्रम को चला रहे कि इसको जमीन पर उतारिए। नहीं, उसको बढ़ावा दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसको कैंसिल करो, चिंता मत करिए। हम जानते हैं कि कई लोगों की राजनीतिक बिसात ही इसी पर टिकी है, लेकिन मित्रों, ये राजनीतिक बिसात नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए गया कदम है। और इस कदम को जब हम संसद में 33% आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दलों को टिकट देने की बारी आती है तो यूपी जैसे राज्य में भी वो 5% टिकट भी नहीं देते। इस स्थिति को, दुखद स्थिति को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये भाग और है कि जो आने वाले उदाहरण हम आपके सामने टीवी पर दिखा रहे हैं, दुर्भाग्य से उनमें ज्यादातर गलत या खराब उदाहरण है, लेकिन ये जमीनी वास्तव है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। परिणामों पर नजर डालते कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। अपने दम पर पैर आजमाने से डरेंगी। अभी भी महिलाएं राजनीति में अपने दम पर पैर जमाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती। जिन महिलाओं का बैकग्राउंड राजनीति रहा है वो तो आसानी से अपने आप को मजबूत कर लेती हैं, लेकिन बाकी को समस्या होती है। महिलाओं को संसद में आरक्षण नहीं मिलना, वैसे तो महिलाओं को भी आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुषमा स्वराज जैसी महिलाओं ने अपने दम पर आगे आकर एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन फिर भी सभी महिलाएं तो ऐसी नहीं होती जो अपने दम पर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। महिलाओं को वोटों के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हमारे देश में करीब 48% महिला वोटर हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि की बात आती है तो 5 से 10% महिलाएं ही राजनीति में उच्च पदों तक पहुंच पाती हैं। ऐसे में देखना ये है कि कैसे महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिले। ईमानदार और आदर्शवादी राजनीति शुरू होने में परेशानी होगी। ऐसा माना जाता है कि महिला जनप्रतिनिधि अपने काम को पुरुष जनप्रतिनिधि के मुकाबले अच्छी तरीके से करती हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं, जैसे सुषमा स्वराज ताजा उदाहरण है। अब से पहले कोई विदेश मंत्री इतना संवेदनशील नहीं हुआ। महिला जनप्रतिनिधि के नाम पर पुरुष दादागिरी दिखाते रहेंगे। कई बार ऐसा सुनने को खूब मिलता है कि प्रधान पति ने पुलिस से गुंडागर्दी की, विधायक पति ने लोगों को गुंडागर्दी दिखाई। इससे महिला के नाम पर पुरुषों की दादागिरी बढ़ सकती है। कुछ और भी वीडियो है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए। आप किस वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 14। अच्छा, तो आप किस तरह जनता का काम करती हैं? जनता जो हमारे पास अपना काम लेकर आती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो आप खुद काम करती हैं उनका, या आपके पति काम करते हैं? मैं करती हूँ, पति भी करते हैं। तो पति जो काम करते हैं, क्या उसमें आपका सहयोग और मशवरा लिया जाता है? जी, लिया जाता है। हस्ताक्षर करती हैं? जी। कोई भी चिट्ठी पढ़ने के बाद हस्ताक्षर करती हैं या आंखें बंद करके कर देती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड भी अगर लेके आते हैं तो पहले मैं उसे पूरा पढ़ती हूँ, जब साइन करती हूँ। क्या क्या आपने यहाँ पर? नाम आपका? बरखा देवी। बरखा देवी। ये बताइए कि जो आपके पति कोई काम करते हैं लोगों का, तो क्या आपकी सलाह लेते हैं उसमें? जी लेते हैं आपकी सलाह। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप साइन करने के लिए हैं, वो ले आते हैं कागज, आप साइन कर देती है? काम नहीं करती हूँ। सारा काम आप ही देखती हैं? क्या आप लोगों के बीच में जाते हो उनकी समस्या सुनने के लिए? जी, हम जाते हैं। कितने दिन में जाते हो? 8 दिन में। आपने कोई काम किया है हाल ही में, कोई काम किया हो? जी, नाले का और लैट्रिन सब, शौचालय सब काम मैं करती। सब काम करवाया आपने? कोई काम बता सकती है उसमें कितने पैसे लगे हैं? अभी हाल ही में जो काम कराया कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा ऊपर से आया था? ये वीडियो दिखाकर हम इन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हम जमीनी वास्तव दिखाना चाहते हैं। इनमें से कई लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं और अच्छे जवाब देंगे भी। ये सुधर जाए और फायदा करे, एक्टिव हो, इनको आज़ादी मिले, इनका सशक्तिकरण हो, इसके पीछे का ये उद्देश्य है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर जी, ये बताइए, जो महिलाओं का अपमान करा जाता है, जो महिलाओं को सीट नहीं दिया गया, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बहुमत समाजवादी हो, तो मतलब इसका महिला का सीट नहीं दिया गया, उसके बाद में उनका मान सम्मान भी नहीं रखा जाता। कहीं भी महिला का कोई अख्तियार नहीं है कि महिला कोई भी बात कहे तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसा मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। विश्व में क्या स्थिति है, इस पर भी देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं विश्व में क्या महिलाओं का स्थान राजनीति में और कैसे महिला दुनिया भर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विश्व भर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वें स्थान पर है, जबकि नेपाल 35वें, अफगानिस्तान 39वें, चीन 53वें।
पाकिस्तान 64वें, इंग्लैंड 56वें, अमेरिका 72वें स्थान पर है। बांग्लादेश में हर 5 में से 1 सांसद महिला है। यहाँ तक कि सीरिया, रवांडा, नाइजीरिया और सोमालिया आदि की सांसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से ज्यादा है। फिलहाल भारतीय संसद के दोनों सदनों में 12% महिलाएं हैं, जो कि लोकसभा में 65 और राज्यसभा में 31 हैं। नेपाल की संसद में कुल 176 सीट हैं और वहां हर तीसरी सीट पर महिला सांसद विराजमान है। अफगानिस्तान के दोनों सदनों में कुल 28% महिला हैं, जबकि चीन में निचले सदन में कुल 699 सांसदों में से 24% महिला हैं। पाकिस्तान में 84 महिलाएं सांसद हैं, इनमें से 21% निचले और 17% उच्च सदन में है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह आंकड़ा क्रमशः 23 और 24% है। अमेरिका के निचले सदन में 20% महिलाएं हैं, जबकि उच्च सदन में केवल 20 सांसद हैं। सबसे खराब स्थिति वनुआतु की है, जहां संसद में एक भी महिला नहीं है। वैसे तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन अभी भी हमने आधी आबादी को उनका हम नहीं दिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, जय हिंद सर। क्या कहना है? सर ये कहना है कि अपने यहाँ आरक्षण की तो कोई कदर ही नहीं है सर अपने देश के अंदर। इसके अंदर तो अभी प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को खुद। इनको आगे आगे करना चाहिए। कोई महिलाओं को इतना अधिकार दिया गया है तो उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा ना। उनको सीटें ही नहीं दी जा रही, कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सर, उनको आगे आना चाहिए सर। प्राइम मिनिस्टर जी को आगे आना चाहिए, भाई आगे आके उसको करना चाहिए, महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर इस वक्त मेरे पास तमाम मैसेज आ रहे हैं। अब महिला दिवस के आसपास इन मुद्दों की चर्चा स्वाभाविक भी है, लेकिन क्या केवल चर्चा करके हम रुकेंगे या उपाय की दिशा में भी जाएंगे? कुछ उपाय भी देख लेते हैं। महिलाओं को आगे आकर नेतृत्व करना होगा। जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, तो उन्हें खुद आगे आकर जनता के लिए काम करना होगा, क्योंकि महिला आसानी से लोगों की जरूरतों और उनके हकों को समझ सकती है, ऐसा माना जाता है। जब महिला नेतृत्व करती है तो उसके साथ सभी आगे खड़े हो जाते हैं। वोटों के हिसाब से महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले। हालांकि पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है संविधान ने, लेकिन इसका पूरा फायदा महिला जनप्रतिनिधि नहीं उठा पाती। ऐसे में सभी महिला जनप्रतिनिधियों को आगे आकर नेतृत्व करना होगा। राजनीतिक पार्टियां महिला उम्मीदवारों को बराबर का मौका दें। राजनीतिक पार्टियां महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी दिखाती है। ऐसे में महिलाओं का जनप्रतिनिधि चुना जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं महिला उम्मीदवारों का पुरुष उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा चुनाव जीतने का प्रतिशत है। कुछ और महिलाओं की बाइट देखते हैं। पत्नी प्रधान है गांव की। अच्छा, तो क्या आप लोगों के बीच में भेजते हो इन्हें मीटिंग में? जाती है। अच्छा, जैसे लोगों की समस्याएं हैं वो आप उन्हें देखते हैं कि ये देखते हैं, या दोनों मिलकर देखते हैं? दोनों मिलकर देखते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर देखते हैं। तो क्या ये जो मतलब इनका पद है, आपने इन्हें पूरी छूट दे रखी है अपने पद के उपयोग की? हाँ जी, पूरी छूट है। अच्छा, पूरी छूट है, जो चाहे ये करे। जो चाहे देखना, बांटना, अच्छा, काम करवाना। अच्छा, गलत काम हो जाता है वहाँ देखती है ये कैसे होगा। अच्छा, जब मतलब लोगों के बीच में जाते हो तो आप लोगों के आगे इनका जिक्र करते हो प्रधान का? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जाती है, जैसे गाँव में घूमना पड़ता है तो जाती है। वैसे पार्षद, भिलाई नगर निगम एवं MIC सदस्य, पर्यावरण एवं उद्यानिकी। मैडम, क्या आपके पति लोगों से संबंधित किसी काम को कराने से पहले आपकी सलाह लेते हैं? हाँ, दोनों मिलजुल कर कोई भी बात रहती तो मिलजुल कर काम करते हैं और सलाह दोनों के बीच रहती है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ हस्ताक्षर ही करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बात रहती है हम पढ़ के देख के करते हैं और काम करते हुए करते हैं। क्या आप कभी लोगों की समस्या को जानने के लिए उनके बीच में जाती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल जाती हूँ। आप वार्ड में जाके भी पूछ सकते हैं। और मेरे यहाँ पटेल जी बहुत कम ही जाते हैं, ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ वार्ड में। क्या क्या काम करवाया आपने हाल ही में अभी लोगों के लिए? अभी हाल ही में यहाँ सबसे बड़ा काम हुआ है, सामुदायिक भवन बना है। लागत करीब 50 लाख की लागत से बना है। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, अभी बहुत जल्द होने वाला है। और लोगों को उनसे क्या लाभ मिला? समुदाय। चलिए, हमने तो बस मुद्दा उठाया है। ऐसे तमाम उदाहरण देश के विभिन्न राज्यों से आपके सामने और भी रखे जा सकते हैं। हमने 5-7 राज्यों के ये उदाहरण आपके सामने रखे, लेकिन आप तो खुद जमीन पर इन चीज़ों को देखते हैं।
आप खुद तय करिए कि वास्तव क्या है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर, ये ऐसा है कि जैसे लेडीज के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और जो लेडीज आती हैं उनके लिए क्या है कि जो उनके हस्बैंड है अगर वो उनके काम को करते हैं तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि वो काम लेडीज खुद करें, ना कि ये होगी हाँ जी हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं। हस्बैंड को काम करने के लिए उनको मना होना चाहिए, लेडीज ही काम करनी चाहिए, ठीक है, उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। चलिए, धन्यवाद। महिला के आखिरी कॉल के साथ ही आज के कार्यक्रम को यहाँ पर रोकते हैं। मुद्दा उठाना, उस पर चर्चा करना, वास्तव दिखाना और किसी उपाय तक लेके जाना, यह हमारा उद्देश्य है। बाकी इस विषय पर जमीन पर प्रत्यक्ष बदलाव करने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। केवल टीवी शो देखकर बात नहीं बनेगी, जमीन पर भी शो दिखाना होगा। इसलिए हम तमाम माता भगिनियों की, दुनिया भर की, आज अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम को उनको समर्पित करते हुए यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।